And extremely I am sorry. Friends, I know I have been pretty busy and pretty occupied with certain things and मैं बहुत ही frequently आप लोगों के लिए videos नहीं ला पा रही हूँ. This is the longest that we've gone without videos. Do not worry. I will make sure that I continue. फ़िलहाल के लिए तो हम यहाँ पे अभी आंसर्स देखेंगे जो हमने प्रैक्टिस सेट पहला किया था, उससे रिलेटेड हमारे कुछ आंसर्स हैं. मैंने आपको बताया था कि हम हर एक प्रैक्टिस सेट के बाद उसके आंसर्स को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड यही वो टाइम है हमारे आंसर्स का. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आप लोग प्लीज़ चेक करते रहिएगा कि आपने कितने आंसर्स सही दिए, कितने आंसर्स आपके गलत हुए. अगर गलत थे डोंट वरी, कुछ बुरा सोचने की या कह सकते हो सैड होने की ज़रूरत नहीं है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर प्रैक्टिस, जो ये सेट आपको मिलेंगे वो एक प्रैक्टिस सेट ही हैं आपको. अब ये इन सेट्स को फॉलो करते रहेंगे तो आपके वीडियोस, आपके जो आंसर्स हैं, आपका जो आंसर हैं वो सही हो जाएंगे. डू नॉट वरी, आप बेनिफिशियल ही हैं इन सब चीज़ों से. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हमने यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस प्ले अ रोल इन डिटरमाइनिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज अक्रॉस द वर्ल्ड. तो ये तो आसान ही था, आप लोग जानते हैं, बट स्टिल द आंसर इज IMF एंड WTO. IMF एंड WTO. IMF क्या है और WTO क्या है ये अब आपको पता ही होगा. तो यही हैं हमारे कह सकते हो एक मेजर इंस्टीट्यूशंस जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को अक्रॉस द वर्ल्ड देखते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ कोल्ड वॉर. आई होप आपने यहाँ पे वर्ड नॉट पढ़ा होगा, हाईलाइट किया होगा. ठीक है, ये नॉट पढ़ना ज़रूरी है, इज़ पढ़ना ज़रूरी है, नॉट पढ़ना ज़रूरी है. ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपके आंसर्स, सही आंसर्स को भी गलत कर देंगे. सो प्लीज़ डू रीड द क्वेश्चंस केयरफुली. यहाँ पे नॉट पूछा गया है एंड द आंसर इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नाम. नाम की एस्टैब्लिशमेंट जो है वो कोल्ड वॉर की वजह से नहीं हुई, एक कॉज नहीं है बेसिकली कि जिस वजह से कोल्ड वॉर हुई, कॉज है ना. तो नाम की वजह से तो कोल्ड वॉर नहीं हुई, ऑब्वियस सी बात है. तो फर्स्ट पॉइंट ही आपका आंसर है. ओके, नेक्स्ट पर आते हैं. प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन आर टू एलिमेंट्स ऑफ. प्राइवेटाइजेशन और हम लिबरलाइजेशन की बात करते हैं. लिबरलाइजेशन क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे. ये अब आपका दूसरा कह सकते हो एक तरीके से होमवर्क है. ठीक है, सो प्राइवेटाइजेशन किसके ही एलिमेंट्स होते हैं. अब ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, ग्लोबलाइजेशन होगी तो क्या प्राइवेटाइजेशन भी होगा ही. सो ऑब्वियसली योर आंसर इज ग्लोबलाइजेशन. ठीक है ना. यहाँ पे आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट ग्लोबलाइजेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. यहाँ पे ट्रू आपको बताना है. ठीक है, ग्लोबलाइजेशन इज एज द सेम थिंग एज वेस्टर्नाइजेशन. नो, ग्लोबलाइजेशन इज अ मल्टी डायमेंशनल फिनोमिनन. एक बहुत ही मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना है. सिर्फ कुछ चीज़ों से ये सिर्फ वेस्टर्नाइजेशन नहीं है, सिर्फ प्राइवेटाइजेशन नहीं है, सिर्फ लिबरलाइजेशन नहीं है. इट इज़ मच मोर देन दैट. इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल फिनोमिनन एंड ये तो सबको पता ही होगा, बट स्टिल हम डिस्कस कर लेते हैं. डैश एक्ट्स एज अ थिंक टैंक ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. इट इज़ नीति आयोग. भाई किसी ने अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिखा है तो प्लीज़ अब आप अपने ऊपर तरस खा सकते हैं सही में. ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं. सेवंथ क्वेश्चन, व्हेन डिड चाइना एंडेड इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन. हमें पता है कि पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली चाइना ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था और वो एंड किया था उन्होंने किस ईयर में किया, 1972 में. आई होप ये इन 7 में से अब आप बताइएगा कि कितने आप लोगों के सही हुए हैं. आई होप मैक्सिमम के सही हुए होंगे. हमने सारी चीज़ें बहुत करेक्ट तरीके से करी थी, सही तरीके से मैंने आपको हर एक चीज़ को हाईलाइट पॉइंट करते हुए बताया था. अगर आपने मेरी सारी वो वीडियोस देखी हैं तो आपको डेफिनेटली इन आंसर्स का पता होगा. डोंट वरी, अगर नहीं पता है आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे. इसी तरीके के आप क्वेश्चंस अपने पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, लैंग्वेज हो सकता है चेंज हो जाए बट प्राइमरीली जो बेस रहेगा वो
इन टाइप के क्वेश्चन से ही मतलब रहेगा, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस होगी, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, ट्रू एंड फॉल्स हो सकता है, उसमें हर चीज़ हो सकती है, ठीक है ना। हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स वर देयर इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के टाइम में प्रिंसली स्टेट्स हम जानते हैं इंडिया में थे, फिर कुछ और भी थी, तो कितनी थी प्रिंसली स्टेट्स, वो थी 565। 9th क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ये मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, आपको पता होना चाहिए। यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड जो मैंने वीडियो थी वो आपको मैंने पूरे अच्छे से बताई थी, हर एक चीज़ उसका बताया था कि सर्कल किस चीज़ पे स्टैंड करता है, बाकी सारी चीज़ें। अब आप मुझे इससे कमेंट सेक्शन में आंसर लिखेंगे। IMF किसके लिए स्टैंड करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कितने मेंबर्स हैं इसके, 190 टोटल मेंबर्स हैं। अब ये मत सोचिएगा कि अगर आप कहो कि हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए IMF क्या है या उसका फंक्शन क्या है, हमें ये नहीं पता होना चाहिए कि कौन से कितने मेंबर हैं और कौन से नए मेंबर जुड़ गए, कंप्लीटली रॉन्ग। आपको पता होना चाहिए कि कितने नए मेंबर जुड़े हैं और कौन से हैं वो नए मेंबर जो जुड़े हैं, और टोटल मेंबर्स कितने हैं, ठीक है, एट प्रेजेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको ये लगता है कि मेंबर्स पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, देन यू आर रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने पैसेज तो मैं नहीं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, हम यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे ये वाला जो पैसेज है, मतलब मैं पैसेज डिस्कस नहीं कर रही हूँ कि पैसेज क्या था, बट मैं उसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस ही डिस्कस करूंगी, ठीक है, क्योंकि पैसेज इज प्रिटी क्लियर, आपको पता ही होगा उसके बारे में, बट लेट्स डिस्कस द आंसर्स फॉर इट। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन हैज रीनेम्ड द नीति आयोग इन 2015। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता भी होगा, लेकिन स्टिल इट इज प्लानिंग कमीशन, ठीक है। व्हेन डिड द प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप बाय सिंपल रेजोल्यूशन इन इंडिया। प्लानिंग कमीशन बेसिकली, प्लानिंग कमीशन पूछा है, नीति आयोग नहीं पूछा है, प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ था, तो ये अब आपको पता होना चाहिए, 1950। ओके, नेक्स्ट, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द आइडिया ऑफ प्लानिंग वॉज टेकन। अब ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये इस तरह के क्वेश्चंस, मतलब जो पैसेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, उनमें भी आप ये जो पैटर्न देख रहे हो ना, इसी टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस आप अपने पेपर में एक्सपेक्ट करिएगा। यही दिमाग में लेकर चलना है कि इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि कौन सी कंट्री से ये आइडिया लिया गया था, तो सोर्स जो आपने 11th क्लास में भी पढ़ी होगी वो आपको पता होना चाहिए। द आंसर टू इट इज USSR. Into how many parts the budget of the central government is divided? It is 2. Okay, so this is it everyone. ये जो हमने सारे questions discuss करे हैं, इनके answers हमने discuss करे हैं। I hope आपको clear picture मिल गई होगी कि किस तरीके के आप questions अपने पेपर में expect कर सकते हैं। इसमें अभी मैंने आपको एक और जो पैसेज था वो डिस्कस नहीं किया, वो मैं आपके साथ पूरा डिस्कस करूँगी, ठीक है। एंड प्राइमरीली हम ऐसी ही चीज़ों पे फोकस करते हुए चलेंगे जिसमें हम 6 मार्क्स पर भी आएंगे। डोंट वरी, आई विल कवर एवरीथिंग विद यू, सो डू नॉट वरी एवरीवन। मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हुए और कितने नहीं सही हुए। और अगर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आप इस चीज़ को लेके चलेंगे कि नहीं हमने तो ऑफलाइन हो रहा है, ये तो हमने हम तो चीटिंग करके भी आंसर लिख सकते हैं या हम अपनी बुक का हिंट ले लेंगे, देन आपका ही वो नुकसान है, क्योंकि पेपर में आपके साथ वो चीज़ नहीं होने वाली, ठीक है। जितना हो सके उतने अपने पेपर के साथ, अपने इन सेट्स के साथ ट्रू रहिएगा, तो वो आप अपने साथ ट्रू हैं, किसी और के साथ नहीं। एवरीवन स्टे ट्यून, आपके लिए नेक्स्ट सेट ऑफ प्रैक्टिस डेफिनेटली इज़ राइट ऑन इट्स वे, जल्दी ये आ जाएगा, डोंट वरी। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये कितने हेल्पफुल हैं आप लोगों के लिए और आप क्या चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट और प्रैक्टिस सेट्स में किस टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड करूं। स्टिल till then, stay tuned everyone. I hope you are liking my videos and you have already subscribed to my channel. अगर नहीं किया है प्लीज़ करिएगा, शेयर करिएगा, ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए और आके आपके फ्रेंड्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। So do like, share and subscribe to my channel. Thank you.